वेलकम टू बिग ड्रीम्स एकेडमी। आज हम क्लास 9th का पहला चैप्टर यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जिसका टाइटल है मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेक श्योर कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अपकमिंग एजुकेशनल वीडियोस आप तक पहुँचती रहें। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि मैटर क्या होता है। ठीक है, मैटर को इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। द मैटर इज़ द मटेरियल ऑफ विच एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स in and around us is made up of in different shapes. It is anything that occupies space and has mass and offers resistance to any applied force. मतलब मैटर क्या होता है, हर जो भी चीज़ पूरे यूनिवर्स में जो ये बनी है वो मैटर है। ठीक है, जिससे भी ये सारा यूनिवर्स मिलकर बना है। कोई भी ऐसी चीज़ जो जगह घेरती है यानी स्पेस को ऑक्यूपाई करती है और जिसमें मास होता है यानी वेट होता है, और जो किसी भी अप्लाइड फोर्स का रेजिस्ट करती है यानी उस पर जब हम कोई फोर्स लगाते हैं तो उसका विरोध करती है, तो उस चीज़ को हम मैटर बोलते हैं। ठीक है, अब मैटर किन चीज़ों से मिलकर बना होता है? मैटर बना होता है पार्टिकल से मिलकर। छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, ये इतने स्मॉल होते हैं कि हमें ऐसे नॉर्मल आई से नहीं दिखेंगे, तो और लेकिन जो जितने भी मैटर हैं, जो भी चीज़ें हैं, वो सब इन छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है। अब हम इन पार्टिकल्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स समझ लेते हैं, मतलब इनके कुछ खास प्रॉपर्टीज़ होती हैं। पहली जो इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। मतलब मैटर के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं ना, वो कंटिन्यूसली मूव हो रहे हैं, मतलब वो एक जगह से दूसरी जगह को मूव हो रहे हैं। उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी होती है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वो ज़्यादा तेज़ी से मूव होते हैं, क्योंकि उनकी काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ती जाती है पार्टिकल्स की। तो पहली प्रॉपर्टी ये है उनकी कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो कंटिन्यूसली मूव हो रहे हैं। और दूसरी प्रॉपर्टी है पार्टिकल्स की, वो ये है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। मतलब जो पार्टिकल्स होते हैं हमारे मैटर के अंदर, उनके बीच में स्पेस होता है यानी जगह होती है। और थर्ड उनकी जो प्रॉपर्टी है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। जो भी हमारा मैटर के जो पार्टिकल होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, मतलब एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते हैं। जैसे कि वो जिसकी वजह से वो एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं, उनके बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स होता है जिस वजह से वो आपस में कनेक्ट रहते हैं। और ये तीन प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ये तीन कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं पार्टिकल्स की। अब हम डिस्कस करेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर, मतलब मैटर के स्टेट्स। मैटर किन किन स्टेट्स में होता है? तो जो मैटर के फिजिकल स्टेट हैं वो तीन हैं इस नेचर में, जो हमें इस यूनिवर्स में मिलते हैं वो तीन स्टेट हैं। पहला है सॉलिड, दूसरा है लिक्विड और तीसरा है गैस। ओके, हमारी बॉडी को ही हम तीन स्टेट में क्लासीफाई कर सकते हैं। हमारी बॉडी को देखो, जो हमारे बोन्स और टीथ होते हैं वो सॉलिड से मिलकर बने होते हैं। हमारा जो ब्लड और वाटर होता है हमारे बॉडी में प्रेजेंट, वो क्या होता है? लिक्विड फॉर्म में होता है। और हमारे लंग्स के अंदर जो होता है वो गैसेस होता है। ठीक है, और हमारे बॉडी में 70% वाटर होता है, और जो लंग्स में जो गैसें होती हैं वो एयर होती है, वो एक गैसेस स्टेट में होती हैं। मतलब हमारे बॉडी में ही सॉलिड भी है, लिक्विड भी है और गैस भी है। अब हम एक एक करके इन तीनों स्टेट के बारे में जानेंगे, इनकी प्रॉपर्टीज़ जानेंगे। सबसे पहले हमारे पास आती है सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट क्या होती है? सॉलिड स्टेट के हम कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं, मतलब सॉलिड को हम कैसे पहचान सकते हैं। पहली इनका प्रॉपर्टी है कि सॉलिड्स हैव डेफिनेट शेप। मतलब इनका शेप क्या होता है? फिक्स होता है। जो आपके घर में सॉलिड वाली चीज़ें हैं, इनका आपने देखा होगा शेप कभी बदलता नहीं है। इनका शेप क्या होता है? फिक्स होता है। हैव अ डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज, मतलब कि आपका जो सॉलिड होता है उसकी जो बाउंड्रीज होती है फिक्स होती है, वो अपने बाउंड्री से कभी बाहर नहीं जाता है, मतलब उसकी पूरी एक लिमिट होती है। हैव अ रिजिडिटी एंड इनकम्प्रेसिबिलिटी, मतलब जो सॉलिड्स होते हैं वो बहुत रिजिड होते हैं यानी बहुत हार्ड होते हैं, है ना, कठोर होते हैं। और वो इनकम्प्रेसिबल होते हैं, मतलब आप उनको कंप्रेस दबा नहीं सकते हो। क्या आप कोई सॉलिड जैसे पत्थर हो गया, ईंट हो गया, ऐसे दबा सकते हो? नहीं, क्योंकि ये सॉलिड हैं। और इनकी जो लास्ट प्रॉपर्टी है हैव डेफिनेट वॉल्यूम, मतलब इनका वॉल्यूम क्या होता है? डिफाइन होता है, फिक्स होता है। ठीक है, सॉलिड का वॉल्यूम जितना एक आपका बर्तन होता है उसका वॉल्यूम हमेशा उतना ही रहेगा। जो सॉलिड बर्तन होगा आपका, उसका वॉल्यूम कभी चेंज नहीं होगा। दूसरा स्टेट है हमारा लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। पहली इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है हैव फ्लूइडिटी,
दैट इज़ दे आर नॉट रिजिड, मतलब कि ये फ्लूइड होते हैं यानी बह सकते हैं। पानी देखा होगा आपने, वो बहता है ना, दूध, ये सब एग्जाम्पल हैं इसके। मतलब ये रिजिड नहीं होते यानी कठोर नहीं होते हैं, ये बह सकते हैं। लो कंप्रेसिबिलिटी, मतलब ये थोड़ा बहुत कंप्रेसिबल होते हैं, जो लिक्विड्स होते हैं वो थोड़ा बहुत कंप्रेसिबल होते हैं एज कम्पेयर टू सॉलिड, मतलब सॉलिड से थोड़ा ज़्यादा कंप्रेसिबल होते हैं। नो डेफिनेट शेप एंड बाउंड्रीज, दे टेक द शेप ऑफ द वेसल्स, मतलब कि इनका ना तो शेप फिक्स होता है ना ही बाउंड्रीज फिक्स होती हैं। जो लिक्विड होती हैं वो जिस टाइप के बर्तन में आप उसे रखते हैं उसी का शेप एब्जॉर्ब कर लेते हैं, उसी के शेप में ढल जाते हैं। और लास्ट है इनका कैरेक्टरिस्टिक्स, वो है हैव डेफिनेट वॉल्यूम, मतलब इनका जो वॉल्यूम होता है वो वॉल्यूम फिक्स होता है। मतलब आपका वाटर अगर 100 ml है तो 100 ml ही रहेगा, चाहे आप उसे गिलास में रखो, चाहे उसे बॉटल में रखो, चाहे कप में रखो, पर उसका शेप चेंज होगा लेकिन उसका वॉल्यूम उतना ही रहेगा। अब हम डिस्कस करेंगे गैसेस स्टेट को। गैसेस स्टेट के जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, पहला हैव फ्लूइडिटी, मतलब कि ये भी फ्लूइड की तरह है, मतलब बह सकते हैं। एयर फ्लो होती है ना आपके कमरे में, जब आप कूलर चलाते हैं, फैन चलाते हैं, तो वो फ्लूइड की तरह बहती है। हैव हाई कंप्रेसिबिलिटी, मतलब इसे बहुत ज़्यादा कंप्रेस कर सकते हैं गैस को, गैस बहुत ज़्यादा आप इसे दबा सकते हैं। और हैव नो डेफिनेट बाउंड्रीज, एयर की कोई बाउंड्री फिक्स नहीं होती है, एयर कितनी भी फैल सकती है, ठीक है। हैव नो डेफिनेट शेप, ना ही एयर की कोई शेप होती। आपने बैलून देखा होगा, बैलून के अंदर गैस होती है, आप उसको जिस शेप में चाहे उसे एडजस्ट कर सकते हैं। और लास्ट इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है हैव नो डेफिनेट वॉल्यूम, मतलब इनका वॉल्यूम भी फिक्स नहीं होता है। तो ये थे तीनों स्टेट मैटर के, सॉलिड स्टेट और लिक्विड स्टेट और गैसेस स्टेट। अब हम डिस्कस करेंगे चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, मतलब मैटर का स्टेट कैसे चेंज हो सकता है। देखिए आपने देखा होगा जैसे वाटर 3 स्टेट में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड मतलब आइस फॉर्म में, लिक्विड स्टेट में यानी वाटर फॉर्म में रहता है, और गैस यानी वाटर वेपर के रूप में रहता है, ठीक है। 3 फॉर्म्स में यहाँ पे हमें वाटर मिलता है। तो ये क्या कन्वर्ट हो सकता है? ऑब्वियसली कन्वर्ट हो सकता है। जब हम आइस को गर्म करते हैं तो वो वाटर में मेल्ट हो जाती है, और वाटर को और गर्म करते हैं तो वो वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाती है। चेंज इन फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर कैन बी डन इन 2 वेज, हम 2 तरीके से किसी भी मैटर का फिजिकल स्टेट चेंज कर सकते हैं। पहला यहाँ पे जो मेथड है, बाय चेंजिंग द टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर को चेंज कर कर। आपने देखा होगा आइस अगर गर्म करो आइस को तो वो वाटर में कन्वर्ट हो जाता है, यानी सॉलिड टू लिक्विड फॉर्म में आ जाता है। और अगर वाटर को और गर्म करोगे तो वो वाटर वेपर बन जाती है, यानी लिक्विड से गैसियस फॉर्म में आ जाती है। तो यहाँ पर आइस का वाटर बनना और वाटर का वाटर वेपर बनना, ये चेंजिंग इन स्टेट है। और ये किसकी वजह से हो रहा है? टेम्परेचर के चेंज की वजह से। यहाँ पर हम एक चीज़ जान लेते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। The temperature at which a solid melts to form liquid at atmospheric pressure is called its melting point. मतलब कि वो टेम्परेचर जिस पर कोई सॉलिड मेटल या कोई सॉलिड मैटर जो भी होता है वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होता है, वो भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। मतलब जो हमारा नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, इसमें जब कोई सॉलिड मेल्ट होके लिक्विड में चेंज हो जाता है तो उसको इसके मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। जैसे कि आइस का मेल्टिंग पॉइंट है 0 डिग्री सेल्सियस, यानी 0 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जैसे ही टेम्परेचर होता है तो आइस मेल्ट होकर कैसे बन जाती है? लिक्विड स्टेट में, यानी वाटर बन जाती है। तो ये हो गया इसका मेल्टिंग पॉइंट। अब समझ लेते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न क्या होता है। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 किलोग्राम सॉलिड टू इट्स लिक्विड स्टेट एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब कि 1 किलोग्राम सॉलिड कोई भी हो उसको लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए, चेंज करने के लिए जितना भी हमें हीट चाहिए होता है वो होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मतलब एग्जांपल के लिए 1 kg आइस को वाटर में कन्वर्ट करने के लिए, यानी कंप्लीटली वाटर में कन्वर्ट करने के लिए जितना भी हमें हीट देना पड़ेगा वो होगा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। यहाँ पे नेक्स्ट चीज़ जो हम समझ लेते हैं वो है बॉइलिंग पॉइंट। क्या होता है बॉइलिंग पॉइंट? The temperature at which a liquid boils to form vapor at atmospheric pressure is called its boiling point. मतलब वो टेम्परेचर जिस पे कोई भी लिक्विड बॉयल होकर
वेपर में कन्वर्ट हो जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, उस पॉइंट को, वो टेम्परेचर को इसका बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। जैसे कि वाटर को अगर हम गर्म करेंगे और 100 डिग्री सेल्सियस पर टेम्परेचर आ जाता है तो 100 डिग्री सेल्सियस पर वो वेपर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है, मतलब उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है। अब हम समझ लेते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, the amount of heat required to change 1 kilogram liquid to its gaseous state at its boiling point at atmospheric pressure। मतलब कि 1 किलोग्राम लिक्विड को 1 किलोग्राम लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करने के लिए जितनी हीट देनी पड़ेगी। एग्जाम्पल के लिए 1 किलोग्राम वाटर को अगर हमें वेपर में कन्वर्ट करना है तो उसको उबालने के लिए, उसको बॉईल करने के लिए कंप्लीटली जितना भी हमें हीट देना पड़ेगा वो हो जाएगा लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। अब हम बात करेंगे सब्लिमेशन की। द चेंज ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू वेपर्स ऑन हीटिंग एंड ऑफ वेपर इनटू सॉलिड ऑन कूलिंग विदाउट पासिंग थ्रू द इन्वर्टिंग लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड सब्लिमेशन। मतलब कि इसमें क्या होता है, अगर कोई सॉलिड को हम हीट करें और वो डायरेक्टली गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाए, यानी वेपर में कन्वर्ट हो जाए, या फिर हम उस वेपर को कूल करें, ठंडा करें और वो डायरेक्ट सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाए बिना लिक्विड स्टेट में आए। मतलब ऐसे प्रोसीजर ये है कि कोई भी मैटर पहले सॉलिड होगा, फिर उसे गर्म करेंगे वो लिक्विड बनेगा, फिर और गर्म करेंगे तो वेपर बनेगा, या फिर इसका अपोजिट, वेपर को ठंडा करेंगे तो लिक्विड बनेगा, लिक्विड को और ठंडा करेंगे तो सॉलिड बनेगा। बट यहाँ पे ऐसा होता है डायरेक्ट सॉलिड टू या वेपर होता है और वेपर से डायरेक्ट सॉलिड। इसका एग्जाम्पल है कैम्फर या अमोनियम क्लोराइड। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। जब कैम्फर या अमोनियम क्लोराइड को चाइना डिश पे हीट किया जाता है तो ये बिना लिक्विड में कन्वर्ट हुए वेपराइज हो जाता है। और अगर हम जो हमारा फनल होता है, इन्वर्टेड फनल हम लगा दें इसके वेपर को इकट्ठा करने के लिए, और ऊपर वाले एरिया में अगर हम कॉटन का प्लग लगा दें जहाँ पे ये फनल का एंड होगा, तो हम देखेंगे कि उस कॉटन में वापस से ये अमोनियम कूल होकर, अमोनियम का जो वेपर है वो कूल होकर वापस से सॉलिड में कन्वर्ट हो चुका है। मतलब ये हमारा अमोनियम क्लोराइड या कैम्फर डायरेक्ट वेपर में कन्वर्ट हुआ और वापस डायरेक्ट सॉलिड में कन्वर्ट हुआ, बट ये लिक्विड स्टेट में नहीं गया। ये एग्जांपल है सब्लिमेशन का। अभी हमने पहला मेथड स्टडी किया कि कैसे हम स्टेट में चेंज कर सकते हैं हीटिंग के थ्रू। इसमें हमने मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और सब्लिमेशन ये चीज़ों को देखा। बट अब हम दूसरा वे देखेंगे कि कैसे हम स्टेट में, फिजिकल स्टेट में चेंज कर सकते हैं। ये है मेथड इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, यानी प्रेशर को चेंज करके भी हम फिजिकल स्टेट को कन्वर्ट कर सकते हैं। इफ़ वी कंप्रेस अ गैस इन अ सिलेंडर, द डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल ऑफ गैस इज रिड्यूस एंड फाइनली गैस इज लिक्विफाइड ऑन लोअरिंग टेम्परेचर। मतलब अगर एक सिलेंडर के अंदर हम गैस को कंप्रेस करें तो जो स्पेस होता है पार्टिकल्स के बीच में, जो डिस्टेंस होता है वो धीरे धीरे कम होता है और फाइनली जो हमारी गैस होती है वो लिक्विडिफाई हो जाती है। इसका एग्जांपल हमारे घर में जो गैस सिलेंडर होता है वो है। आपने देखा होगा उसके अंदर जो गैस भरी रहती है वो लिक्विड स्टेट में होती है। कहते हैं हम उसे गैस है बट वो उसके अंदर लिक्विड स्टेट में है, क्योंकि जो गैस का सिलेंडर है उसके अंदर बहुत हाई प्रेशर है। बट जैसे ही वो जो उसके अंदर गैस होती है वो बाहर निकलती है, मतलब उसके अंदर का लिक्विड जब बाहर को निकलता है हमारे स्टोव के थ्रू, तो वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि जैसे ही वो बाहर निकलता है सिलेंडर से वो वेपराइज हो जाता है, क्योंकि प्रेशर कम हो गया है। तो प्रेशर ज़्यादा होने से गैस क्या होती है, लिक्विडफाई हो जाती है, और अगर प्रेशर कम होगा तो वो वापस से गैसियस स्टेट में आ जाती है। अब हम समझेंगे इवेपोरेशन। A surface phenomenon in which liquid changes into vapor at any temperature below its boiling point is called evaporation। मतलब कि ये एक ऐसा चेंजिंग फिनोमिना है जिसमें हमारा जो लिक्विड होता है वो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, बट उसके बॉइलिंग पॉइंट से नीचे। मतलब कि जैसे वाटर है, वाटर कब वेपर बनता है, 100 डिग्री सेल्सियस पर जब हम कपड़े सुखाते हैं
तब वहाँ पर 100 डिग्री सेल्सियस तो टेम्परेचर नहीं होता, बट वो जो कपड़ों में जो वाटर होता है वो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। ये जो फिनोमेना है ये बोला जाता है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन को इफेक्ट करने वाले फैक्टर्स हम यहाँ पे देख लेते हैं। पहला, एक्सपोज्ड सरफेस एरिया, मतलब कि जितना सरफेस एरिया एक्सपोज्ड होगा यानी खुला होगा उतना ज़्यादा इवेपोरेशन इंक्रीज होगा। मतलब अगर आप एक कपड़े को बिल्कुल फैला कर सुखाते हैं तो वो जल्दी सूखता है क्योंकि उसका सरफेस एरिया एक्सपोज हो गया है। और अगर आप वही उस कपड़े को समेट कर मतलब बिल्कुल मोड़ कर सुखाएंगे तो वो धीरे धीरे सूखेगा क्योंकि उसका सरफेस एरिया कम हो गया है। तो इसलिए एक्सपोज सरफेस एरिया से इवेपोरेशन ज़्यादा होता है। दूसरा फैक्टर है इंक्रीज इन टेम्परेचर, मतलब कि जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे, गर्मी होगी, तो इवेपोरेशन भी इंक्रीज होगा। जैसे आपने देखा होगा जब कभी जल्दी में आपको अपनी गीली शर्ट या गीले कपड़े सुखाने होते हैं तो आप उस पर अपनी जो घर में आयरन होती है, प्रेस होता है, वो लगाते हो और वो जल्दी जल्दी सूखने लगती है, यानी इवेपोरेशन फास्ट होने लगता है क्योंकि टेम्परेचर की वजह से। जब आप उसमें गर्म आयरन लगाते हैं तो वो जल्दी से इवेपोरेट हो जाता है वाटर। ह्यूमिडिटी क्या होता है? जब हमारे एयर में जो ये वाटर वेपर होता है इसे बोलते हैं हम ह्यूमिडिटी। जब ह्यूमिडिटी कम होती है तो इवेपोरेशन जल्दी होता है, इंक्रीज हो जाता है। और अगर ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है तो इवेपोरेशन धीरे धीरे होता है। मतलब जैसे जब गर्मियों में ह्यूमिडिटी कम होती है मतलब तब आपके कपड़े जल्दी सूखते हैं, बट जब बारिश के दिनों में आपके कपड़े धीरे धीरे सूखेंगे क्योंकि हमारे नेचर में ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है। और लास्ट जो फैक्टर है जिससे इवेपोरेशन इफेक्ट होता है वो है विंड, यानी हवा। जब हवा तेज़ी से चलती है तब आपका इवेपोरेशन इंक्रीज हो जाता है, और अगर हवा धीमे चलती है तो आपका इवेपोरेशन धीमे होता है। इसका एग्जाम्पल है आपके अगर घर के अंदर आप कपड़े सुखाते तो अगर फैन ऑन करके आप सुखाओगे तो वो जल्दी सूख जाएंगे क्योंकि विंड की स्पीड बढ़ जाती है और वो इवेपोरेशन भी बढ़ जाता है। बट अगर आप घर में कमरे में बिना पंखा ऑन करे उसे सुखाओगे तो वो ज़्यादा टाइम लेगा क्योंकि इवेपोरेशन धीरे धीरे होता है। अब हम समझ लेते हैं इवेपोरेशन से क्या होता है। इवेपोरेशन ऑलवेज कॉज कूलिंग, मतलब इवेपोरेशन से हमेशा ठंडक आती है यानी कूलिंग आती है। क्योंकि इवेपोरेशन जब भी होता है, एक लिक्विड इवेपोरेट होती है तो वो अपने सराउंडिंग से हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है। मतलब वो लिक्विड हीट को एब्जॉर्ब करके वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो जहाँ से उसने हीट ले ली है अब वहाँ पर कूलिंग आ जाएगी, मतलब टेम्परेचर कम हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल है एसीटोन, या कई बार आपने ईथर अपने हाथ पे लगाया होगा। क्या होता है जब अब इसे हम अपने हाथ पे लगाते हैं तो ये हमारे हाथ से सारी हीट को एब्जॉर्ब करके इवेपोरेट हो जाता है और हमारा हाथ हमें ठंडा सा लगता है। दूसरा एग्जाम्पल है कि हमें गर्मियों में कॉटन की क्लोथ्स पहनने चाहिए ठंडे रहने के लिए, क्योंकि कॉटन वाटर को अच्छे से एब्जॉर्ब करता है तो ये हमारे बॉडी के स्वेट को एब्जॉर्ब करता है। और उसके बाद जब ये स्वेट हमारे कॉटन के कपड़ों से इवेपोरेट होता है तो हमारा कपड़ा बहुत ठंडा हो जाता है, हमारे जो क्लोथ्स होते हैं वो बहुत ठंडे हो जाते हैं, जिससे हमारी बॉडी भी ठंडी होने लग जाती है और हमें अच्छा कंफर्टेबल फील होता है गर्मियों के दिनों। That's it for now. If this video is helpful to you, then do subscribe to Big Dreams Academy and check out more educational videos on Big Dreams Academy. Thank you for watching this video.